नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। खबरों की खबर में आज आपको हम उस खबर की तरफ ले चलेंगे जो एक भीषण हादसे के रूप में सुबह सवेरे हमारे सामने आई, जिस खबर ने हमारे सिस्टम से लेकर तमाम इकोसिस्टम तक की खामियों को खोल कर रख दिया। जयपुर के बाशिंदों ने और जयपुर और अजमेर के रास्ते पर, हाईवे पर चलने वाले यात्रियों ने जो कुछ आज सुबह देखा, झेला, सामना किया, वो किसी को ना करना पड़े। जयपुर आज सुबह सुबह आज तड़के टहल गया। हम आज इसी मुद्दे पर पड़ताल करेंगे कि जयपुर में एलपीजी गैस टैंकर वाला हादसा क्यों हुआ था। यही होगी हमारी आज की पहली बड़ी खबर, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर वो 7 चूक क्या है जो नहीं होती तो जयपुर गैस टैंकर हादसा आज सुबह नहीं होता और नाहक बेगुनाहों की जान नहीं जाती। ये तस्वीरें किसी वॉर जोन की नहीं है, ये तस्वीरें जयपुर और अजमेर के बीच हाईवे की, जयपुर से महज 10 किलोमीटर दूर। दूसरी खबर जिस पर आज हम बात करेंगे वो है संभल से, जहां तमाम मंदिरों का सर्वे करने के लिए एएसआई की टीम पहुंची है, लेकिन इसके साथ ही वहां के सांसद जियाउर रहमान बर की मुश्किलें बढ़ रही हैं। एक तरफ उन्हें बिजली चोरी पर 1,91,00,000 रुपए के जुर्माने का करंट लगा, तो दूसरी तरफ उनके घर के अवैध निर्माण पर भी आज बुलडोजर चल गया है। तीसरी खबर संसद से होगी, जहां डॉक्टर अंबेडकर के मान अपमान से शुरू हुई लड़ाई सांसदों की धक्का मुक्की से होते हुए पर्स पॉलिटिक्स पर फिर से पहुंच गई है। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि क्या है पर्स पॉलिटिक्स का कोड 84। और चौथी खबर बांग्लादेश को लेकर है कि कैसे वो देश अल्पसंख्यकों और खासकर हिंदुओं के लिए आज पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है और कैसे उस खतरे को भारत के कुछ पड़ोसी देश अब शह देने में लग गए हैं। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं उस खबर की ओर जिसने आज सुबह सुबह जयपुर से लेकर दिल्ली तक सब जगह हड़कंप मचा दिया। कई बेगुनाह लोगों की जान आज इस बर्निंग बस में चली गई, जब आप इस खबर में देखने वाले हैं। आज अल सुबह अजमेर जयपुर रोड पर जयपुर के पास एलपीजी गैस से भरे एक टैंकर और ट्रक में टक्कर से भयंकर हादसा हुआ। टक्कर के बस चंद सेकंड में ही 18 से 20 टन गैस लीक हो गई, जिससे जोरदार धमाका हुआ। उस हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो गई। गैस रिसने से आग करीब 1 किलोमीटर के एरिया में फैल गई, जिसके कारण एक स्लीपर बस जलकर भस्म हो गई। उसमें कई शव इस कदर झुलस गए कि उनकी पहचान बहुत मुश्किल हो गई। इसीलिए उनका डीएनए टेस्ट अब करवाया जा रहा है। जयपुर हादसे की पूरी कहानी जानने के लिए आपको हमारे सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह, सोमू आनंद और सुशांत पारिक की एक खास रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। सुशांत वो रिपोर्टर थे जो सबसे पहले आज इस इलाके में पहुंचे। जब वहां पे गैस रिस रही थी तब भी उन्होंने जान की परवाह नहीं की, ताकि वो खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सके। आइए देखते हैं हमारे 3 रिपोर्टरों की ये विशेष पड़ताल। एक ऐसा धमाका कि लगा मानो परमाणु विस्फोट हुआ हो। आग की ऐसी लपटें उठीं मानो काल भयंकर बर्बादी वाली अपनी जीभ लपलपा रहा हो। लपटें इतनी ऊंची थी कि आसमान में उड़ रहे पक्षी तक झुलस गए। एक टैंकर से ट्रक की ऐसी टक्कर हुई जिससे सिर्फ उन्हीं दोनों गाड़ियों में आग नहीं लगी, बल्कि बगल में खड़ी एक बस का क्या हाल हुआ ये देख लीजिए। ये इधर कंटेनर है ना, इसमें सबसे पहले इसमें गैस लीक हुई थी और फिर एक यहाँ स्लीपर बस है, उसमें से 40-45 आदमी थे। हमने उनमें से 10-15 5-7 आदमी तो डेथ हो गए मैडम ऑन स्पॉट ही। और ये जो बस है
ये बस है जिसके बारे में अभी एम्बुलेंस कर्मी बता रहे थे। इस बस में लोग सवार थे और आप देख सकते हैं कि ये जो बस है ये पूरी तरह जल गई है, पूरी तरह जल गई है और इसमें जो लोग थे वो झुलस गए हैं पूरी तरह से। अब इस बस को भी हटाने की कोशिश की जा रही है। जयपुर से करीब 10 किलोमीटर दूर भांकरोटा के अजमेर हाईवे पर वो भीषण हादसा हुआ जिसके अंजाम के रूप में ये आग की लपटें आसमान तक पहुंच गईं। आग की तीव्रता इतनी तेज थी कि एक धमाके के साथ जानलेवा लपटें चारों ओर फैल गईं। इसने देखते ही देखते आसपास की कई गाड़ियों को अपने लपेटे में ले लिया। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कैसे एक के बाद एक 13 गाड़ियां झुलस गई। आग इतनी तेज लगी थी कि 40 से ज्यादा लोग झुलस गए, जबकि वो दूसरी गाड़ियों में सवार थे। कई मासूम लोगों को पता ही नहीं चल पाया कि कैसे एक टैंकर से ट्रक नहीं टकराया, बल्कि उनकी जिंदगी से मौत टकराई और सब कुछ खत्म करके चली गई। दिल्ली पब्लिक स्कूल की मैडम पढ़ाने आती थी, उनकी गाड़ी भी ऑन स्पॉट, वो भी मैडम भी खत्म हो गई बिल्कुल साथ के साथ ही। हालांकि आसपास के लोगों की सक्रियता और मददगारी से आग में फंसे तमाम लोगों को बहुत राहत मिली। अफरा-तफरी मचने से बहुत ही हादसा गंभीर हुआ था कि कोई किधर भाग रहे थे, कोई जले हुए थे। एक हरियाणा रोडवेज थी, उसमें तो लाइव ही थे, सभी चिल्ला रहे थे सर बचाओ बचाओ। हमने पत्थर से गेट तोड़ा, फिर उनको निकाल के बाहर भेजे, वो सब सेफ है मैम। इसमें तो एक की भी डेथ नहीं हुई हरियाणा रोडवेज में। ये त्रासदी कितनी बड़ी थी इसको हम आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले एनिमेशन के जरिए देखिए कि कैसे इतना भीषण हादसा हुआ। शुक्रवार को सुबह 5:44 पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने से एलपीजी गैस से भरा एक टैंकर अजमेर की तरफ यू टर्न ले रहा था। उसी दौरान जयपुर से आ रहे ट्रक ने टैंकर को टक्कर दे मारी। वो टक्कर इतनी तेज थी कि गैस से भरे टैंकर में धमाका हो गया। उस धमाके के साथ ही पूरा इलाका आग के गोले में तब्दील हो गया। कैसे ये सब हुआ और कैसे आग की लपटों ने पूरे इलाके को घेर लिया, इसको एनडीटीवी संवाददाता सुशांत पारिक ने सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचकर समझा। यहाँ पर ठीक मेरे जो सामने है ये ट्रैफिक पॉइंट की लाइट अगर आप कैमरामैन जसराज दिखा सकें, वहाँ पर एक सीएनजी से भरा हुआ टैंकर जो है वो यू टर्न ले रहा था और ठीक सामने से एक दूसरा ट्रक आ रहा था। यू टर्न लेने के दौरान पीछे से उसमें ट्रक ने टक्कर मारी और उसके बाद इतना तेज विस्फोट हुआ कि इसके आसपास जितनी 500 मीटर में गाड़ियाँ खड़ी थी, चूँकि ये व्यस्तम इलाका है जयपुर अजमेर हाईवे, और यहाँ पर जो हादसा हुआ उसमें आसपास की जितनी गाड़ियाँ हैं वो सब चपेट में आ गई। इस आग से हुई बर्बादी और दहशत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि टैंकर से गैस का रिसाव एक झटके में 200 मीटर में फैल गया। इससे आग इतनी तेजी से फैली कि उसका फैलाव 1 किलोमीटर इलाके में हो गया। देखते ही देखते 40 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ गए। देखते ही देखते 40 से ज्यादा गाड़ियां इसकी चपेट में आ गईं। जहां पर इस क्रॉसिंग पे एक्सीडेंट हुआ है ये जयपुर से करीब 10 से 12 किलोमीटर दूर है और आप देख सकते हैं कि जो मेरे पीछे जो ये टैंकर है, इसी टैंकर की वजह से जो इसमें टैंकर है इसका एक्सीडेंट हुआ है और इसी टैंकर की वजह से गैस में रिजार्व होकर पूरा ब्लास्ट हुआ है। जो चश्मदीद है उन्होंने हमको बताया है कि किस तरह से गैस जो फैला था, बहुत तेजी से फैला गैस और जो गाड़ियां आसपास थी वो पूरी तरह से रुक गई। तो अगर आप इधर भी देख सकते हैं दोनों तरफ, देखिए ब्लास्ट के कारण आप देख सकते हैं कि वहां तक अगर आप देखेंगे वो शॉप जो है वहां तक वो झुलस गया है। इस साइड भी आप देखेंगे तो आसपास जो भी था वो बुरी तरह से झुलस गया है। ये जो पास वाला टैंकर खड़ा था ये झुलस गया है। दूसरा आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर गनीमत रही कि बहुत बड़ा ब्लास्ट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर 3 पेट्रोल पंप है। आप देखिए यहाँ पर जो गैस
जो ब्लास्ट हुआ है टैंकर का, उससे थोड़ा सा आगे आप देख सकते हैं इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, उसके आगे आप देख सकते हैं नायरा का पेट्रोल पे है। वो बर्बादी इतनी बड़ी थी कि दूर खड़ी एक स्लीपर बस में ऐसी आग लगी कि कई लोगों की बस में ही मौत हो गई। बाकी बचे लोगों को इलाज के लिए जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भेजा गया। अभी अपने पास 29 पेशेंट्स हैं जो मेडिकल इसमें बर्न वार्ड और आईसीयू में हैं। उनमें से 7 पेशेंट अभी बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। उसमें से जो 6 पेशेंट वेंटिलेटर पे चल रहे हैं, पूरी डॉक्टर्स की टीम उसमें लगी हुई है। एसएमएस प्रबंधन जो है वो पूरी तरह से लगा हुआ है। बर्न वार्ड में ये सभी जो पहले से जो मरीज एडमिट थे उनको यहाँ से वेकेट करा लिया गया था, तो उनको दूसरे वार्ड्स में शिफ्ट कराया गया था जो थोड़े स्टेबल थे, ताकि जो इस घटना में घायल जो आ रहे हैं उनको प्रॉपर इलाज मिल सके। अभी फिलहाल 28 मरीज या 28 जो घायल हैं वो यहाँ पर इलाजरत हैं। उनमें से 15 ऐसे हैं जिनकी स्थिति जो है वो काफ़ी गंभीर है, क्रिटिकल है। शुक्रवार को सुबह सवेरे एक के बाद एक धमाके से हालात किस कदर खराब हुए कि दमकल की 10-10 गाड़ियां लगाए जाने के बावजूद हालात काबू में नहीं आ रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीधे घटना स्थल पर पहुंचे। सबसे पहले तो मैं जो इस घटना में हताहत हुए उनको मैं संवेदनाएं प्रकट करता हूं, और मैं हॉस्पिटल जाकर के भी आया हूं। मैंने सभी हॉस्पिटल में सभी अधिकारियों को, वहां के उन सबको कहा है कि सबको तुरंत प्रभाव से लिया जाए और पहले उनका इलाज किया जाए जो इंजर्ड है। सवाल ये है कि इतना बड़ा हादसा हो गया तो क्या इसकी जिम्मेदारी किसी पर बनेगी या मुआवजे और शोक भरे शब्दों में सारे दर्द भुला दिए जाएंगे? जयपुर में हर्षा कुमारी सिंह और सोमू आनंद के साथ सुशांत पारिक की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें थी। जयपुर गैस टैंकर हादसा नहीं होता अगर सिस्टम और प्रशासन की लापरवाही नहीं होती। ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले एक बार फिर से जयपुर हादसे में ताजा अपडेट क्या है वो अब हम आपको बता देते हैं। जयपुर हादसे में अभी तक 11 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि जयपुर के सवाई माधोसिंह अस्पताल में 43 घायल भर्ती हैं। ताजा अपडेट हम आपको बता रहे हैं, 6 घायल वेंटिलेटर पर हैं। 15 घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। 50% से ज्यादा झुलसे हुए 15 घायल हैं। सीएम से मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई है। मुआवजे की बात तो ठीक है, लेकिन क्या हमारी रोड सिस्टम ऐसी है कि इस तरह के हादसे ना हो? यहां तो गैस लीक होने से हादसा काफी भीषण हो गया, नहीं तो वैसे भी सड़क हादसों में मौत के आंकड़े डराने वाले होते हैं। कुछ दिनों पहले ही एक रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक पिछले 10 सालों में सड़क हादसों में 15 लाख लोगों की जानें गई हैं। अजमेर की हम आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं कि हुआ क्या था। अजमेर की दिशा से आ रहा है और जयपुर की तरफ ये टैंकर जा रहा था। यू टर्न लेकर वापस अजमेर की तरफ ये मुड़ रहा था, क्योंकि इस एलपीजी टैंकर को थोड़ी देर पर रिंग रोड पर चढ़कर आगरा रोड की तरफ जाना था, लेकिन वहीं पर हादसा हो गया। इस हादसे से कुछ गंभीर सवाल भी उठते हैं। – 2016 में रिंग रोड ये बनी थी और 2018 में उद्घाटन के वक्त भी अधूरी थी, तो अधूरी रिंग रोड पर यातायात क्यों शुरू हो गया? 2018 में गहलोत सरकार आने के बाद ऊपर चढ़ने के लिए क्लोवर लीफ को क्यों नहीं बनाया जा सका? 2018 से शुरू हुआ क्लोवर लीफ का काम अब तक पूरा क्यों नहीं हो पाया? 6 साल बीत गए। जब से रिंग रोड का काम चल रहा है तब से राजस्थान में 3 सरकारें बदल गई। इस लापरवाही के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है? जहां टैंकर यू टर्न ले रहा था वहां यू टर्न के लिए निशान क्यों नहीं बना था? कहा गया एलपीजी टैंकर की बेरिंग खराब होने से यू टर्न लेते वक्त टैंकर बंद हो गया था, जिसके कारण पीछे से आते ट्रक ने टक्कर मार दी।
तो क्या टैंकर की पहले से सर्विसिंग वगैरह नहीं हुई थी, जबकि उसमें एलपीजी जैसी गैस भरी हुई थी जो बेहद ज्वलनशील होती है, जो बहुत ही खतरनाक हो सकती है। क्या सड़क का निर्माण करने वाले एनएचएआई की भूमिका की जांच नहीं होनी चाहिए कि आखिरकार इस यू टर्न की आवश्यकता क्यों है? जयपुर में टैंकर और टैंक में हादसा उतना भीषण नहीं होता अगर टैंकर में एलपीजी गैस नहीं भरी होती, लेकिन आप ये जानकर थोड़ी राहत की सांस ले सकते हैं कि ये आग अगर कुछ और इलाकों में फैली होती तो इससे भी ज्यादा बड़ा और खतरनाक हादसा हो सकता था। हादसे के पास तीन पेट्रोल पंप थे, लेकिन लपटें भगवान की दुआ से वहां तक नहीं पहुंची। हादसे की जगह माचिस पैकेट से भरा एक ट्रक भी था, लेकिन दमकल की गाड़ियों ने पानी डालकर नियंत्रण पर कर लिया। हादसे की जगह एक अन्य टैंकर में गैस भरी थी, लेकिन वहां तक आग नहीं पहुंचने से बहुत बड़ा हादसा बच गया। घटनास्थल से 100 मीटर की दूरी पर कच्चे तेल की पाइपलाइन भी बताई जा रही है, लेकिन यहां घटना का उस पर कोई असर नहीं हो पाया। और इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से मेरे सहयोगी सुशांत पारिक, जैसा कि मैंने बताया, जो घटना स्थल पर पहुंचने वाले सबसे पहले रिपोर्टर थे। सुशांत, आपने आज जो काम किया वो वाकई में काबिल तारीफ है। अपनी जान की परवाह नहीं की, अपने मोबाइल से पूरा कैमरा इस्तेमाल किया, शूट किया, भेजा, दर्शकों को सबसे आगे रखा। लेकिन अब ये जानना चाहते हैं, पहली बात, अभी क्या स्थिति है, क्या हाईवे शुरू हो गया है, और दूसरा, इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? सुशांत, देखिए सुमित जी, थैंक यू सबसे पहले। और दूसरा, अभी का अपडेट ये है कि हाईवे को शुरू करवा दिया गया अब से कुछ देर पहले। जो गाड़ियां थी उनको क्रेन से, जेसीबी से हटाकर, और जो जिस गैस भरे टैंकर की आप बात कर रहे थे उसको दोपहर बाद तक जो है वहां से हटाने में कामयाबी नहीं मिली थी। फाइनली अजमेर से टीम को बुलाया गया और उस गैस को दूसरे टैंकर में भरा, उसके बाद उसको वहां से खाली किया जा सका। ये दरअसल जिस तरह का मंजर, जिस तरह का दृश्य हम देख रहे हैं, और जो मैंने वहां पर देखा जाने के बाद, वो 2009 में, आपको अगर याद हो, आईओसी अग्निकांड जो हुआ था, उस तरह की याद जो है वो दिला दी। और ब्लैक फ्राइडे आज हम कहें शुक्रवार जयपुर वासियों के लिए रहा, लेकिन गनीमत ये रही कि हादसा बहुत बड़ा हो सकता था। जिन 3 पेट्रोल पंप की बात हम कर रहे हैं वो जद में आने से बच गए। ये गैस से भरा हुआ दूसरा टैंकर, उस पर काबू पाया जा सका। कुछ और भी ट्रक ऐसे थे जिनमें शायद आग ठीक ठाक ढंग से लगती तो विस्फोट में फिर आसपास का इलाका जो है अब वो भी चपेट में आता, क्योंकि ये पूरा घटनाक्रम 2 पेट्रोल पंप के बिल्कुल ठीक सामने हुआ। लेकिन सवाल सुमित जी यही है कि दरअसल एक्सप्रेस वे है, नेशनल हाईवे है, वहां पर अगर बीच में इतना बड़ा कट है, आप यू टर्न ले रहे हैं, वहां पर किसी तरह का निशान नहीं है, रेड लाइट प्रॉपर काम नहीं कर रही, ट्रैफिक व्यवस्थाएं उतनी माकूल नहीं है, स्पीड ब्रेकर वहां पर नहीं है, तो जो खामियां हैं सिस्टम की वो तो है मौजूदा सिस्टम की। लेकिन दरअसल आप इससे समझिए कि वो यू टर्न क्यों ले रहा था। वो यू टर्न ले रहा था आगरा रोड पर जाने के लिए, जो रिंग रोड बनी हुई है उस पर चढ़ने के लिए। उसको यू टर्न लेने के लिए सिस्टम ने मजबूर किया, क्योंकि फ्लावर लीफ जो बनने चाहिए 2016 में वसुंधरा राजे के समय जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, तब से 3 सरकारें बदल गई हैं, तीसरी सरकार है, अभी तक ये काम पूरा नहीं हो पाया है। और अब से कहें 2-3 महीने पहले भजनलाल शर्मा ने चिट्ठी लिखी थी जो मुख्यमंत्री है मौजूदा, लेकिन उसके बावजूद कोई रिस्पॉन्स ऐसा नहीं है कि अब बहुत तेज गति से काम शुरू हो। लेकिन उम्मीद करते हैं कि सिस्टम अब सबक लेगा। जिस तरीके की घटनाएं हुई, हालांकि मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं, राहत पैकेज जो है, सहायता राशि, उसका ऐलान किया है, लेकिन बहुत बड़ा एक तरीके से कहें, बिल्कुल बेगुनाहों की जान चली गई बगैर किसी गलती के, सिस्टम की लापरवाही से। अगर ये सिस्टम दुरुस्त होता, यू टर्न प्रॉपरली मार्क्ड होते, यू टर्न का रास्ता होता, रेड लाइट्स होती, स्पीड ब्रेकर्स होते, जैसा कि सुशांत बता रहे हैं, तो शायद इस तमाम बेगुनाहों की जान को आज बचाया जा सकता था। शुक्रिया सुशांत इस अपडेट के लिए, थैंक यू सो मच। दरअसल आज हादसों का शुक्रवार रहा। आज तड़के जयपुर के पास गैस टैंकर हादसा हुआ, जिसके बारे में हमने आपको भी विस्तार से बताया। दूसरी घटना महाराष्ट्र के रायगढ़ की है, जहां मानगांव पुणे मार्ग पर तमहिनी घाट पर एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 25 लोग घायल हुए। जबकि तीसरी घटना मेरठ की है, जहां एक धार्मिक कथा में अफरा तफरी मच गई और कुछ महिलाओं को गंभीर चोटें आई हैं। मेरठ में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में वीआईपी गेट से कथा स्थल में जाने के चक्कर में कुछ महिलाएं गिर गई। इस घटना में 3-4 महिलाओं को हल्की चोटें आई हैं।
हालांकि गनीमत यह रही कि किसी की न जान गई और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। ये तस्वीरें मेरठ की हैं, जहां एक बड़े हादसे का खतरा जैसे तैसे टल गया। मेरठ में पंडित प्रदीप मिश्रा की 6 दिन की कथा चल रही थी। शुक्रवार को कथा का आखिरी दिन था। दोपहर 1 बजे के करीब वीआईपी गेट पर इकट्ठा भीड़ की कहासुनी गेट पर तैनात बाउंसर से हो गई। इसी बीच कुछ महिलाएं जमीन पर गिर गईं और थोड़ी देर के लिए मौके पर भगदड़ जैसे हालात हो गए। देखिए, अवगत कराना है कि ये थाना प्रतापपुर क्षेत्र में यहाँ पर प्रदीप मिश्रा जी का कार्यक्रम चल रहा है। वहाँ पर एक गलत सूचना चलाई जा रही है कि यहाँ पर भगदड़ बची। यहाँ पर कोई भी भगदड़ नहीं बची है। यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम है। यहाँ पर जो समस्त पुलिस स्टाफ मौजूद है, साथ ही साथ यहाँ पे एम्बुलेंस टीम और जो यहाँ की ये अस्पताल की टीम है यहाँ पर मौजूद है। कोई भी हताहत नहीं हुआ है। शांति व्यवस्था कायम है और यहाँ पर जो कथा है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। लेकिन कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। वजह ये रही कि पुरानी भगदड़ की घटनाओं से सबक लेते हुए आयोजन करने वालों ने पूरी व्यवस्था कर रखी थी। मसलन इस आयोजन की अनुमति पहले ही प्रशासन से ले ली गई थी। पुलिस ने हाथरस की घटना से सबक लेते हुए कथा में सुरक्षा के कड़े उपाय किए थे। पुलिस की मुस्तैदी की वजह से ही एक बड़ी घटना समय रहते टल गई। इसीलिए वो कहते हैं ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो सावधान रहिए और दुर्घटना से खुद को और दूसरों को भी बचाइए। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। और ये बात करते हैं संभल की, जहां आज 2 घटनाएं चर्चा में रही। एक तरफ एएसआई की टीम पहुंची तो दूसरी तरफ बुलडोजर पहुंच गया। एएसआई की टीम ने संभल में मिल रहे मंदिरों और कुओं का सर्वे किया ताकि उनका काल निर्धारित किया जा सके, यानी ये पता किया जा सके कि वो कितने पुराने हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर बुलडोजर का एक्शन अतिक्रमण हटाने के लिए हो गया। आरोप है कि बर्क के मकान के कुछ हिस्से अतिक्रमण करके बनाए गए हैं। बुलडोजर का अभियान संभल के सांसद जियाउर रहमान के मकान तक पहुंच गया। आरोप है कि सांसद अपने पुराने मकान पर जो नया कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं उसमें अतिक्रमण किया गया है और इसी अवैध निर्माण को हटाने के लिए प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा। संभल का दीपासराय इलाका और इसी इलाके में रहते हैं समाजवादी पार्टी से सांसद जियाउर रहमान बर्क। जियाउर रहमान बर्क के घर के बाहर कुछ देर पहले सरकारी अमला पहुंचा और बुलडोजर एक्शन किया गया। यहां पर घर के बाहर दोनों तरफ की सीढ़ियों को ध्वस्त कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि ये सीढ़ियां अवैध तौर पर बनाई गई थी, इसीलिए दोनों तरफ की सीढ़ियों को ध्वस्त कर दिया गया है। आरोप है कि नाले पर कब्जा करके सीढ़ियां बनाई गई थीं। वैसे ध्यान देने की बात है कि इस अतिक्रमण को हटाने के लिए पुलिस की तैनाती नहीं की गई थी। इसके पहले बिजली कनेक्शन की जांच के मामले में सांसद जियाउर रहमान के घर पर पुलिस भी मौजूद रही थी। संभल का बिजली विभाग है, उसने यहाँ पर एक स्मार्ट मीटर लगाया था, क्योंकि यहाँ पर जो 2 पुराने मीटर लगे हुए थे, कहा जा रहा है कि उनमें टेम्परिंग हुई थी। उन मीटरों को बाईपास करके कटिया डालकर बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा था और इसीलिए बिजली विभाग ने जियाउर रहमान बर्क पर 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना भी लगाया है। उनके खिलाफ बिजली चोरी का केस भी दर्ज हुआ है। सांसद के घर में बिजली विभाग की कार्रवाई के दौरान एक वीडियो भी वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता ममलुकुर रहमान बर्क इसमें बिजली विभाग की टीम को धमका रहे हैं। और बदल जाएगा तो ये सरकार रहेगी ना तो तुम्हारा कमाल और बदल जाएगा तो ये सरकार रहेगी ना तो तुम्हारा कमाल। सांसद जियाउर रहमान संभल हिंसा मामले में भी आरोपी हैं और उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका भी दायर कर रखी है। संभल में शुक्रवार को एक और हलचल खग्गूसराय में मिले मंदिर समेत दूसरे कई इलाकों में भी रही। एएसआई की टीम ने मंदिर में कार्बन डेटिंग का काम पूरा किया। सुबह कब टीम आई थी और कितने लोग थे, क्या कुछ हुआ सुबह?
देखिए का ऐसा है, हमको तो ये महसूस नहीं हुआ कि टीम है ये जो भी 5-6 जने आए थे और वो अपने कुएं में उसमें भी देख रहे थे, कुएं को, मंदिर को भी देखा और हमें उस समय बार कर दिया। था आपको? जी कर दिया था? बार कर दिया था। और क्या कुछ बात हुई? हाँ, हमारी कोई बात नहीं हुई उनसे। अच्छा, कोई बात नहीं हुई? नहीं। कितने अधिकारी थे? हाँ, 5-6 जने थे। साथ में पुलिस भी थी क्या? नहीं। क्या कुएं के पास भी गए थे वो लोग? हाँ जी जी। कितनी देर यहाँ पर रहे? बस 15-20 मिनट। यहाँ पर एएसआई की टीम यहाँ पर आई थी और 6 लोग यहाँ पर पहुँचे थे जिन्होंने मंदिर के अंदर दाखिल होकर मंदिर के अंदर जांच की। जो मूर्तियाँ कुएं से बरामद हुई थी उन मूर्तियों को वो अपने साथ में ले गए हैं और मंदिर के अंदर जो कार्बन डेटिंग का काम है वो पूरा किया। कार्बन डेटिंग के जरिए ये पता लगता है कि जो मूर्तियां हैं वो कितनी पुरानी हैं, मंदिर का ऐतिहासिक महत्व क्या है, ये सारी जानकारी जो है वो कार्बन डेटिंग से मिलती है। चतुर्मुख कूप है उसका निरीक्षण किया है, ये जो मोक्ष कूप है उनका किया है। तो जितने कूप थे उन सभी का एक बार कर लिया, क्योंकि पैमाइश उन्होंने कहा था वो करवा के हमने पहले रख ली थी ताकि किसी प्रकार की देरी नहीं हो। कितने लोग थे सर ये जो एसआई से आए? 4 सदस्यीय टीम, वही जो लेटर में नाम। मंदिर का सर्वे करने वाली टीम में पुरातत्व निदेशालय लखनऊ से राम विनय, डॉक्टर कृष्ण मोहन दुबे, अनिल कुमार सिंह और हिमांशु सिंह शामिल हैं। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर एएसआई की टीम के सर्वे कार्यक्रम को गोपनीय रखा था। मंदिर के बगल में ये जो कुआं है, करीब 17 फुट की ये कुआं जो खोदा गया है, इसमें 3 मूर्तियां मिली थी। इस कुएं के पास आकर एएसआई की टीम ने जांच की है, ये भी जानकारी मिली है। यहाँ पर 14 दिसंबर को बिजली विभाग की टीम बिजली चोरी की जांच करने आई थी। उसी दौरान ये पता चला कि यहाँ पर एक मंदिर है और मंदिर के चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा अतिक्रमण है। उसके बाद अतिक्रमण को हटाकर ये मंदिर के कपाट जो है वो खोले गए हैं और तब से लगातार यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। अभी भी लगातार जो पूजा अर्चना है वो की जा रही है। 1978 में जो दंगे हुए थे उसके बाद से ये मंदिर बंद पड़ा था। 46 साल बीत जाने के बाद इस मंदिर को खोला गया है। इस बीच संभल की शाही मस्जिद के सामने एक शख्स पकड़ा गया जिससे पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है कि मानसिक रूप से परेशान ये व्यक्ति मस्जिद के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जुमे की नमाज को लेकर पहले से ही मुस्तैद पुलिस ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। संभल से लेकर बदायूं और जौनपुर तक धर्म स्थलों को लेकर यूपी के ये शहर चर्चा में है। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान भी आज चर्चा में आ गया। भागवत ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोगों को लग रहा है कि वे ऐसे मुद्दों को उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। सवाल उठ रहा है कि भागवत का इशारा किसकी तरफ है। इस बीच योगी आदित्यनाथ का भी आज एक बयान आया। योगी ने कहा कि हर काल में हिंदू मंदिरों पर हमला किया गया है। जब धर्म स्थलों को खुलवाने और उनका सर्वे कराने की कवायद देश के अलग अलग हिस्सों में जारी है और अदालतों को लगातार इसमें दखल देना पड़ रहा है, तब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बड़ा बयान सामने आया है। भागवत ने कहा है कि हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है और यह नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि ऐसे मामले उठाने से वो हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। श्रद्धेचा आदर त्यामुळे राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धास्थान हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी एक बयान सामने आया। योगी ने कहा कि मानवता को बचाना है तो सनातन ही एकमात्र रास्ता है। योगी ने जोर देकर कहा कि अयोध्या, संभल और भोजपुर में मंदिर तोड़े गए। कभी काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर, कभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि,
कभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, कभी संभल में कल के अवतार की हरिहर भूमि, कभी भोज में ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के पावन मंदिर को नष्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, अपवित्र किया जाता है। इन मंदिरों को तोड़ने से कभी सोमनाथ का मंदिर अपवित्र किया जाता है, इन मंदिरों को तोड़ने से उनका कुल और वंश ही नष्ट हुआ होगा जिन्होंने इन मंदिरों को अपवित्र किया है। भागवत और योगी दोनों के भाषणों में औरंगजेब का भी जिक्र हुआ। भागवत ने कहा कि भारत की संस्कृति एक साथ रहना सिखाती है, लेकिन औरंगजेब ने इसमें विघ्न पैदा किया था। वहीं योगी ने कहा कि औरंगजेब ने ईश्वर की दुर्गति की थी, इसीलिए आज उसके वंशज कोलकाता में रिक्शा चलाते पाए गए। तो लोग बताते हैं कि औरंगजेब के परिवार के लोग, उसके वर्तमान खानदान, मुझे कोई एक दिन बता रहा था जबकि कोलकाता के पास वो रिक्शा चलाते हैं, तो मुझे बताओ अगर उसने टुकड़े किए होते, इन मंदिरों को तोड़ा नहीं होता तो रिक्शा चलाता क्या? वैसे ये पहली बार नहीं है कि जब संघ प्रमुख ने इस तरह का बयान दिया हो। इससे पहले भी वो कह चुके हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं देखना चाहिए, झगड़ा नहीं बढ़ाना चाहिए। आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत जी का जो बयान आया है, मैं अपनी जानिब से उस बयान का वेलकम करता हूं, इस बयान का स्वागत करता हूं, क्योंकि हर मस्जिद के नीचे से मंदिर तलाश करना, हर मज़ार के नीचे से शिवलिंग तलाश करना, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है और ये सेहतमंद मुल्क की अलामत नहीं है। लिहाजा आरएसएस प्रमुख ने ये बयान दे के इस वक्त मुल्क के अंदर एक अच्छा माहौल पैदा किया है और अब ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि सरकारें सख्ती से पूरी तरीके से उन लोगों के ऊपर लगाम लगाएं। सवाल ये है कि मोहन भागवत का संदेश किसके लिए है? मंदिर मस्जिद के झगड़े बढ़ाकर अपनी नेतागिरी कौन साध रहा है, जिसे लेकर मोहन भागवत नसीहत दे रहे हैं? ये मैसेज पूरे देश और दुनिया को दिया है वहाँ के देवतुल मतदाताओं ने कि इस देश में धर्म पे आधारित राजनीति नहीं चलेगी। आरएसएस प्रमुख के बयान पर अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने एनडीटीवी से कहा, भागवत जी का बयान बिल्कुल सही है, लेकिन दुख बात इस बात का है कि उनके बयान को लोग मान नहीं रहे। उन्हें अपने शिष्यों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उनके बयान की उल्लंघना कर। तो शिष्य की बात मतलब आप कह रहे हैं बीजेपी नेताओं के खिलाफ? और कौन? क्या उबाल पर ठंडे छींटे पड़ेंगे? कयास फिलहाल सियासी हैं। क्या मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ दो अलग अलग दिशाओं में अपनी बातचीत को ले जा रहे हैं? आखिरकार एक लाइन क्या है संघ परिवार की, ये देखना आने वाले वक्त में बहुत दिलचस्प होने वाला है। संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन आज एक दिलचस्प घटना हुई। बीजेपी की सांसद अपराजिता सारंगी ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को एक बैग गिफ्ट किया। आपको याद होगा इसके पहले भी प्रियंका गांधी अपने बैग को लेकर चर्चा में थी, लेकिन आज का बैग और आज की घटना पहले से थोड़ी अलग है। पहला बैग फिलिस्तीन वाला, दूसरा बैग बांग्लादेश वाला, और तीसरा बैग 1984 वाला। इस कहानी में 3 बैग हैं, लेकिन तीसरे बैग में किरदार बदल जाता है। पहले बैग को लेकर प्रियंका गांधी खुद संसद पहुंची थी। दूसरे बैग को लेकर भी प्रियंका खुद संसद में आई थी, लेकिन तीसरा बैग उन्हें गिफ्ट किया गया। भुवनेश्वर से बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी प्रियंका गांधी के लिए शुक्रवार को ये खास बैग लेकर संसद पहुंची। बहुत दिनों से देख रही थी प्रियंका वाड्रा जी विभिन्न तरह के बैग लेकर घूम रही हैं और हर एक बैग पर अलग अलग तरह की लिखावट है। तो आज संसद सत्र का अंतिम दिन था, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें एक बैग गिफ्ट करना चाहिए और मैं यह बैग लेकर गई थी। ये जूट का बैग था और इस पर 1984 राइट लिखा हुआ था और रक्त के बूंद थे। तो मैं उन्हें स्मरण दिलाना चाहती थी कि जब 1984 में उनकी सरकार का कार्यकाल था,
तब बहुत बड़ी घटना हुई थी और हज़ारों परिवार तबाह हो गए थे और दंगों का आलम था, ट्रेजेडी थी, विभीषिका थी मैं कहूँ। प्रियंका गांधी का क्या रिएक्शन था जब आपने ये बैग उनको हैंड ओवर किया? कहाँ पर दिया था? संसद भवन के अंदर दिया था? संसद भवन के अंदर दिया। वो तो समझ नहीं पाई कि मैंने उन्हें क्या दिया है। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए बैग लेकर आई हूँ, मैंने उन्हें दिया और असहज हो गई जब उन्होंने देखा खोल के कि बैग में क्या है, तो उन्होंने अपनी असहजता को प्रकाशित किया और उसके बाद मैं चली आई और वो बैग लेकर चलती बनी। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन संसद भवन परिसर में नारेबाजी चल रही थी। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इसी बीच प्रियंका गांधी आती हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ब्लू कुर्ते और ब्लैक जैकेट में प्रियंका गांधी आगे बढ़ रही हैं। उनके ठीक पीछे अपराजिता सारंगी है। अपराजिता उन्हें बैग पकड़ाती हैं। थोड़ा झिझकते हुए प्रियंका बैग पकड़ लेती हैं, बैग आगे करती हैं और बढ़ जाती हैं। अब जरा इस बैग को करीब से देखिए। अपराजिता सारंगी के हाथ में जो बैग है उस पर लाल रंग से 1984 लिखा हुआ है। जो तस्वीर बनाई गई है उसमें खून के छींटे की शक्ल में 1984 लिखा गया है। हमने अपराजिता से पूछा कि आपने प्रियंका गांधी को ऐसा बैग क्यों दिया जिस पर 1984 लिखा है। क्या कहा उन्होंने, वो सुनिए। बहुत ज़रूरी है कि जो कांग्रेस के नेतागण हैं, प्रमुख तौर पर मैं कहूँगी जो कांग्रेस के वर्तमान की पीढ़ी के नेतृत्व हैं, उन्हें बताना होगा कि उन्होंने कौन सी ऐतिहासिक गलतियां की थी। तो इसी संदर्भ में मुझे लगा कि आज 1984 की बातें उनको याद दिला दूं और ऐसा कभी न हो, उसकी पुनरावृत्ति न हो, ये हम सब का दायित्व है, कर्तव्य है। साल 1984 में जब सिख दंगे हुए थे तब केंद्र में कांग्रेस की राजीव गांधी सरकार थी। इस मुद्दे को अक्सर बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ औजार के रूप में इस्तेमाल करती है। राजीव गांधी ने कहा था कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन में हिलती है। उसके बाद इतने साल हो गए, आयोग बनते गए, कमीशन बनते गए, एक भी व्यक्ति पर सजा नहीं हुई। कांग्रेस इसी अहंकार से भरी हुई है। देश को कितना नुकसान हुआ, उनकी यही मानसिकता है, हुआ तो हुआ। देश लूट गया, उनकी मानसिकता है, हुआ तो हुआ। ये कांग्रेस के रग रग में भरा पड़ा है। जो भी हो, ऐसा कहा जा सकता है कि शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन बैक पॉलिटिक्स का जवाब बैक पॉलिटिक्स से ही दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। वैसे तो संसद में कोई ग्रीष्मकालीन सत्र नहीं होता, लेकिन आज जो सत्र खत्म हुआ उसमें हंगामे और धक्का मुक्की के लिहाज से शीत कम और ग्रीष्म ज्यादा महसूस हुई। जी हाँ, ये शीतकालीन सत्र है। लोकसभा में 54% और राज्यसभा में सिर्फ 40% काम हुआ। अंतिम दिन भी सत्ता पक्ष और विपक्ष ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। सरकार ने विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया और विपक्ष ने कहा हमारी आवाज सरकार सुनती ही नहीं है। संसद भवन परिसर में किसी भी द्वार पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। आप सभी को इस विषय पर नियमों की अनुपालना करना सुनिश्चित करना पड़ेगा। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इसको गंभीरता से लें और किसी भी स्थिति के अंदर द्वार पर और परिसर पर प्रदर्शन न करें, नहीं तो संसद को उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। कार्रवाई की इस चेतावनी के साथ ही संसद का शीतकालीन सत्र संपन्न हो गया। स्पीकर ने अपनी बात में खास तौर पर जिक्र किया कि किसी भी स्थिति में संसद के द्वार पर प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए। जाहिर है गुरुवार को जो धक्का मुक्की हुई थी उसकी धमक शुक्रवार को भी सुनी गई। दोनों पक्षों ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और दोनों पक्षों ने गुरुवार की घटना पर शुक्रवार को बयान भी दिया। सबको जो है उन्होंने आप समझिए कि गुंडागर्दी की जो पराकाष्ठा थे, जब वो चढ़ गए ऊपर तो फिर उनको धक्का मारने की ऊपर आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने धक्का मारा, प्रताप सारंगी जी घायल हो गए। आप कोनियाक जिसके लिए कि आज हम लोग खड़े हैं कि नॉर्थ ईस्ट की एक महिला, शेड्यूल ट्राइब महिला, जिसके एकदम करीब आ गए, महिला को
वो बयान नहीं कर पाई, वो राज्यसभा में रोई। ये किसी भी चर्चा से डरती है। अब ये जानते हैं कि इन्होंने जो किया, इनकी असली भावना निकल आई है, जो अम्बेडकर जी के प्रति इनकी असली भावना है वो निकल आई है। इसलिए अब ये अब ऑपोजिशन से डर रहे हैं, क्योंकि हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। अब जरा ये भी सुन लीजिए कि संसद के शीतकालीन सत्र में काम कितना हुआ। सत्र कुल मिलाकर 26 दिनों का था। लोकसभा में 20 बैठक हुई, जबकि राज्यसभा में 19 बैठक। लोकसभा में 4 बिल पास हुए, जबकि राज्यसभा में 3 बिल। ये आंकड़े आज संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जारी किए। रिजिजू ने कमजोर कामकाज को लेकर अफसोस जताया और इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। शीतकालीन सत्र का प्रोडक्टिविटी की दृष्टि से, कामकाज का दृष्टि से लोकसभा 54.5% और राज्यसभा में लगभग 40% का काम हो पाया है। हम इससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि लोगों ने हम सबको चुन करके सांसद बनाया। विपक्षी दलों के कई सदस्यों ने संसद में बाधित करके कामकाज का जो हमारा गति है इसमें काफ़ी रोक लगाया, जिसका वजह से प्रोडक्टिविटी जो रेट है, कामकाज का जो प्रतिशत है, वो काफ़ी कम हुआ है। कोई भी मुद्दा रखने के लिए व्यवस्था बनाया हुआ है, नियम बनाया हुआ है, रूल्स के तहत आप बात को रख सकते हैं। अब रूल को ताक में रख करके आप सिर्फ चिल्लाएंगे, हंगामा करेंगे, नाराबाजी करेंगे, उससे संसद का काम को बड़ा नुकसान होता है। लेकिन विपक्ष भी अपनी बात पर अड़ा रहा। देश की 4 राजनीतिक पार्टियों के बयान सुनिए। सरकार को लेकर उनके क्या विचार हैं? आप भी जान रहे बाबा साहब के अम्बेडकर को जिस तरह से अपमानित अमित शाह ने किया, उसको इस इशू को डाइवर्ट करने का एक षड्यंत्र है। अब देश की जनता बेवकूफ तो है नहीं कि जो ये पिक्चर दिखाएंगे वही पिक्चर देश की जनता देखेगी। हम लोग अंधे तो है नहीं, हम लोग सब लोग जानते हैं कि बीजेपी के लोगों की मानसिकता बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति क्या है। आप किसी भी गांव में चले जाएं पूरे देश में, आज भी बाबा साहब को पूजने का काम गांव के लोग करते हैं। गरीब, हर समाज के लोग उनको भगवान की दृष्टि से देखते हैं। तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना न केवल निंदनीय है, बल्कि शब्दों को वापस लें और माफी मांगने की जो विपक्ष की बात है उसको मानना चाहिए सरकार को। बिल्कुल, ये सारे डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है, लेकिन एक ही बात पे आना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता राहुल जी डरते हैं, मुझे नहीं लगता कोई हम डरते हैं। हम सभी पे दर्ज कीजिए, कोई डरता नहीं है। हमारी मांग यही है कि गृह मंत्री जी इस्तीफा दे, क्योंकि उन्होंने महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया है। आपको क्या लगता है कि राहुल जी इस तरह से कर सकते हैं? कभी नहीं करेंगे। माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, क्यों नहीं सत्ता पक्ष कैमरों को सार्वजनिक करती है? हंगामा, आरोप प्रत्यारोप, हर सत्र की बात हो गई है। इसके बाद अपील की भी बारी आई। सरकार ने अपील की और उम्मीद भी जताई कि बजट सत्र में कोई व्यवधान नहीं होगा। हमें भी उम्मीद करनी चाहिए, क्या पता नए साल में कोई राजनीतिक चमत्कार हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कैसे हिंदुओं के लिए पाकिस्तान से भी खतरनाक हो चुका है बांग्लादेश, देखिए एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब बात बांग्लादेश की करते हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक आज पाकिस्तान की तुलना में बांग्लादेश हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ के हो रहे हमलों के लिए ज़्यादा खतरनाक हो गया है। कुछ ताज़ा आंकड़े देखिए। इस साल बांग्लादेश में 8 दिसंबर तक हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के 2200 मामले आए थे, जबकि अक्टूबर तक पाकिस्तान में ये मामले सिर्फ 112 ही थे। अगर पिछले साल की बात करें तो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के 302 मामले आए, जबकि पाकिस्तान में पिछले साल हिंदुओं और दूसरी माइनॉरिटीज़ के खिलाफ 103 मामले सामने आए। पिछले एक साल में देखिए तो बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के 628% मामलों में उछाल आया था,
जबकि पाकिस्तान में यह 8.7% ही हुआ। तो आज की तारीख में माइनॉरिटीज के लिए, खासकर हिंदुओं के लिए, बांग्लादेश ज्यादा खतरनाक मुल्क साबित हो रहा है। आज खबरों की खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि। एहसान फरामोशी इसे ही कहते हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का ये प्रोटेस्ट उस भारत के खिलाफ हो रहा है जिसने 53 साल पहले बांग्लादेश के लोगों को आज़ादी की खुली हवा में सांस लेने वाला संबल दिया था। बांग्लादेश की हिंदू बौद्ध ईसाई काउंसिल के मुताबिक 5 अगस्त को शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से अब तक हिंदुओं पर 3000 से ज्यादा हमले हुए हैं। इनमें जमात इस्लामी के सदस्यों के शामिल होने का शक है। ताज्जुब इस बात की है कि इन कट्टरपंथी ताकतों के हाथों की कठपुतली बांग्लादेश की सरकार भी बनी हुई है। जो अभी वहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में, वो एक तरीके से संवैधानिक सरकार है और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है। और जो उनके एडवाइजर हैं बाकी ज़्यादातर लोग, जिसमें मैं कहूँगा कि लगभग 80 से 85% लोग हैं, वो या तो जमात इस्लाम के समर्थक रहे हैं या बीएनपी के रहे हैं। और जो मोटे तौर पे जो डिसीजंस हो रहे हैं, जो निर्णय हो रहे हैं, या जो बाकी अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय में हो रहे हो या ब्यूरोक्रेसी में हो रहे हो या सेना में हो रहे हो या किसी भी और इंस्टीट्यूशन में हो रहे हो, वो ज़्यादातर कट्टरपंथियों के हो रहे हैं। तो ये बात स्पष्ट है कि अभी जो बांग्लादेश की सरकार है उस पर कट्टरपंथी इस्लामिस्ट, जो जिहादिस्ट जमात इस्लाम के लोग हैं, उनका प्रभाव बहुत प्रबल है। शेख हसीना की सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वालों में जमात इस्लामी और उसका छात्र संगठन इस्लाम छात्र शिविर शामिल रहे। जमात इस्लामी अपने भारत विरोधी रुख के लिए कुख्यात है। वहीं आईसीएस बांग्लादेश के सीमाई इलाकों में अशांति फैलाने की कोशिश करता है। खबरों के मुताबिक भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के चलते ही आईसीएस पर भारतीय खुफिया एजेंसियों की नजर रहती है। कहा तो ये भी जाता है कि आईसीएस उस हरकत उल जिहाद अल इस्लामी यानी हूजी से भी हाथ मिला चुका है, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर काम करता है। जाहिर है कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के खिलाफ आंदोलन पर कट्टरपंथियों ने जो कब्जा किया, उसका अंजाम अब दिखने लगा है। एक जमात ही नहीं है जो हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलता है, बल्कि जमात के साथ कुछ कट्टरपंथी संगठन है और कुछ राजनीतिक दल भी हैं जो भारत के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। इनमें जमात इस्लामी के अलावा खिलाफत मजलिस, हिज्ब उत तहरीर, खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और एक दूसरी राजनीतिक पार्टी इस्लामी ओइकिया जोते है। इन संगठनों ने इस्कॉन पर हमले के साथ ही भारत को दुश्मन देश घोषित करने की मांग करते रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और अपनी धर्मनिरपेक्षता के लिए मशहूर भारत के खिलाफ बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की सोच क्या ये बता रही है कि जल्द ही बांग्लादेश इस्लामिक देश बन सकता है? इस्लामिक ताकतें निश्चित रूप से मजबूत होती हैं तो वो कोशिश करती है कि बांग्लादेश को कुरानिक वे में, या आप ये कहिए कि पाकिस्तान के राह पर एक इस्लाम के बोलबाले वाला राष्ट्र को प्रतिस्थापित करने का वो बार बार प्रयास करते हैं। अब सवाल है कि क्या बांग्लादेश को भारत विरोधी रास्ते पर ले जाने में चीन भी पर्दे के पीछे से भूमिका निभा रहा है? 28 नवंबर को बांग्लादेश से एक प्रतिनिधि मंडल चीन गया। एक महीने में दूसरी बार कोई बांग्लादेशी प्रतिनिधि मंडल चीन पहुंचा। इसमें जमात इस्लामी के सदस्यों के शामिल होने से शंका गहराने लगा है। इसमें यदि कोई भी दल चीन की ओर रुझान करता है, चीन से तालमेल बनाने में आगे बढ़ाना चाहता है, तो जाहिर है कि चीन उससे पीछे नहीं हटेगा। पर क्या इस तरह की अस्थिरता, क्या इस तरह की जो सरकार की छवि है जिसमें माइनॉरिटीज के विरोध में लगातार चिंता बनी हुई है, अमेरिकन प्रेसिडेंट होने वाले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात को कहा था कि जितनी भी माइनॉरिटीज हैं बांग्लादेश में, हिंदू माइनॉरिटीज हैं, उनकी सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए, ये जिम्मेदारी सरकार की है। तो क्या चीन ऐसी सरकार या ऐसे दलों के साथ जुड़ना चाहेगा जिनकी छवि इस तरह की है कि वो माइनॉरिटीज के विरोध में काम करते हैं? मुझे नहीं लगता कि उनके अपने राष्ट्रहित में है ये।
तो परोक्ष रूप से शायद कुछ हद तक तालमेल संभव है, पर प्रत्यक्ष रूप से मुझे लगता है चीन लगातार इससे बचने की कोशिश करेगा। ये सब तब है जब बांग्लादेश के आर्थिक विकास का बहुत हद तक दारोमदार भारत पर टिका है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।